साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज के डिस्कस का एक मूड क्वेश्चन है कि एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई, जिनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारा वॉइस सैंपल ड्रॉ करता है, उस सैंपल को प्रॉपर इंटैक्ट करता है और जांच के लिए भेजता है, और लेबोरेटरीज उस पर जांच करके अपना निष्कर्ष जो है प्रोवाइड करती है। कई बार तो ये कहते हैं कि वॉइस की जो क्वालिटी है बहुत ही पुअर आई है ऑडियोमेट्री टेस्ट में। कई बार इनका कहना ये होता है कि सब वॉइस जो है मिसमैच है या प्रोबेबल है, संभावित हो सकती है कि इस व्यक्ति की वॉइस हो। और कई बार ये कहते हैं कि साहब वॉइस जो है वो कंफर्म हो रही है और वॉइस जो है वो मैच हो रही है। तो साथियों, कानूनन क्या स्थिति है जिसके अनुसरण में हम वर्कआउट कर सकते हैं और अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकते हैं, और वास्तव में क्या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के पास वॉइस सैंपल की पावर है कि वो वॉइस सैंपल को ड्रॉ कर सकें। और अगर इनकम्पिटेंट पर्सन वॉइस सैंपल लेता है और कोई भी मैनुअल या मेथड को फॉलो नहीं करता तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि वॉइस सैंपल जो है ये एक साइंटिफिक एविडेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लेबोरेटरी में जाएगी, प्रोसेस होगी, और जो क्वेश्चन वॉइस है और जो एलिस सैंपल है उसको मिलान किया जाएगा, और अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि वो वॉइस मैच खाती है या नहीं खाती है, और उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो साथियों, कुल मिला के एंटी करप्शन के मैटर में वॉइस सैंपल, वॉइस एनालिसिस एंड फाइनल आउटकम रिजल्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करते हैं टू डिटरमाइन कि जो वो एलिस डिमांड है वो आपने करी है या नहीं करी है। हम सब जानते हैं कि सेक्शन 7 पीसी एक्ट में जब भी अक्यूज का प्रोसिक्यूशन होगा तो वहाँ पर डिमांड सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे कई जजमेंट्स आए हैं कि मियर एक्सेप्टेंस, मियर रिकवरी इज़ नॉट अ ग्राउंड टू अज्यूम दैट यू आर कल्प्रिट। प्रोसिक्यूशन को जो है डिमांड साबित करना होगा, और डिमांड साबित कैसे करनी है, जिसको लेकर मैंने अनेकों ही जजमेंट्स जो है डिस्कस किए हैं आपसे, लाइव आके भी और रेगुलर वीडियो के माध्यम से भी। और मैंने आपको सदैव भी बताया है कि डिमांड कैसे प्रूव होगी, कि जब कंसर्न परिवादी उस एलिस डिमांड को जो है प्रूव करेगा इन कॉन्टेक्स्ट विद द रिपोर्ट, इन कॉन्टेक्स्ट विद द वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग, इन कॉन्टेक्स्ट विद द पोस्ट प्रोसीडिंग, और इसके बीच जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके कॉन्सिक्वेंटल में। और इसके साथ साथ कॉरोबरेटिंग एविडेंस भी वहाँ पर होते हैं, जैसे पंच विटनेस, अकम्पनिंग विटनेस। और इसके साथ साथ और केस को मजबूत रखने के लिए, केस जो है डिस्टर्ब ना हो, परिवादी की बयान तक जो है 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, ताकि परिवादी अगर होस्टाइल होता है तो उसके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई हो सके। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया जाता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट ये बोलते कि चूँकि मूल जो है इंस्ट्रूमेंट कोर्ट में आ गया है, नाउ देयर इज़ नो नीड फॉर एनी फर्दर एग्जामिनेशन, नाउ देयर इज़ नो नीड फॉर सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। पर मैं आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी एलिस वॉइस कोर्ट तक पहुँच रही है उसका रियल नेचर क्या है ये तो डिटरमिन करना पड़ेगा ना। क्या वो मैनुअल है या किसी एआई टूल के माध्यम से जो है क्रिएट की गई है। जब तक प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगा तब तक प्रॉपर रिजल्ट ड्रॉ कैसे हो पाते हैं ये मुझे जो है समझ में नहीं आता। आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारे देश में आया सन 2000 में। उससे पहले भी कई ऐसे जजमेंट थे जिन्होंने इस बिंदु को जो है हाईलाइट किया, और एक बेसिक जजमेंट जो है वो है राम सिंह बनाम राम सिंह का, जिसका साइटेशन है EIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि जो भी एलिस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेक्शन, और उसमें कोई भी काट छाट नहीं होनी चाहिए और कोई भी हिस्सा घटाया हुआ या बढ़ाया हुआ नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी एविडेंस कोर्ट में आ रही है इट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द एलिस्ड रिकॉर्ड्स। पर उसके बावजूद भी ऐसा देखा गया कि जो रिकॉर्ड कई बार कोर्ट में आते हैं, खासकर ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में, अधिकांश वार्ताएं तो होती हैं अस्पष्ट, कुछ हिस्सों का जो है ट्रांसक्रिप्शन कर लिया जाता है या कुछ हिस्सों को जो है वो अवॉइड कर दिया जाता है, जबकि इसके पीछे क्या मंशा एंटी करप्शन की है, लोकायुक्त की है या कंसर्न सीबीआई की, पता नहीं। बट वो उसी पॉइंट को एम्फेसाइज करते हैं जो पॉइंट उनको अच्छा लगता है। पर यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि अगर प्रोसिक्यूशन की थ्योरी ट्रांसक्रिप्शन से मिसमैच होगी तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है अक्यूज पक्ष को जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में, जो कि 2/8/2019 का है, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन लॉ टू टेक द वॉइस सैंपल। मजिस्ट्रेट चाहे तो ऑथोराइज कर सकता है, बट स्पेशल केस देखना होगा। और इसके साथ साथ ये प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। उस समय क्या था, IPC CRPC एविडेंस सेट, अब क्या आ गया BNS
अब आ गया BNSS, इसके अलावा आ गया भारतीय साक्षर अधिनियम। इस तक में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वॉइस सैंपल कैसे लिया जाएगा। तो जब तक कोई प्रोविज़न कानून में नहीं है तो आधार क्या है वॉइस सैंपल लेने का, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। ये मेथड काम में क्या लेते हैं पता नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट काम में क्या लेते हैं पता नहीं, और इसके अलावा जो लेबॉर्ट्रीज जांच कर रही है क्या वो सक्षम है या नहीं है, ये भी आज तक डाटा जो है रिकॉर्ड पर नहीं है। पर इसके बावजूद भी अधिकांश कन्विक्शन को इस आधार पर कर दिया जाता है कि लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है। एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लेबॉर्ट्री का एक्सपर्ट है वो खुदा नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था कानून में है, खासकर सेक्शन 293 CRPC में, कि अगर कोई एक्सपर्ट एविडेंस है तो वहाँ पर 45 इंडियन एविडेंस एक्ट 45A, इंडियन एविडेंस एक्ट 79A इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी एक्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए, और जिसके कारण ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिस्ट कोर्ट में आके फैक्ट्स को कॉर्पोरेट करे। पर इसके बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशव दत्त बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के जजमेंट में एक डाइवर्जेंट व्यू लिया। उनका कहना ये कि जब तक एक्सपर्ट नहीं आएगा तब तक वो रिपोर्टें नहीं पढ़ी जाएंगी। इवन जजमेंट जो है राजस्थान हाईकोर्ट का भी है, मुकेश जैन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का, उसमें यह कहा गया कि CFSL रिपोर्ट अगर प्रॉपर एग्जिबिटेड नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसका गवाह के कॉर्पोरेट नहीं करेगा उसको, तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो कुल मिला के जब पोजीशन क्लियर है तो ऐसी क्या दिक्कत है कंसर्न एजेंसीज़ को कि वो लॉ फॉलो करने में कोई भी रुचि जो है वो नहीं दिखाती है। साथियों, इसके अलावा अभी एक रिसेंट व्यू है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो एजेंसी है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को मेंटेन करने में, आर्टिकल 21 संविधान की अनुपालना करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाती, जिसका परिणाम जो आम जन है उसको भुगतना होता है। आज मान लीजिए मैं जांच कर रहा हूँ, मैं जांच अधिकारी हूँ, मैंने मान लीजिए आप कल्प्रिट हो, तो मैं कल्प्रिट मानते हुए जो है अपना रिजल्ट जो है पेश करूँगा, अपना चार्जशीट जो है पेश करूँगा या अपना अंतिम निष्कर्ष पेश करूँगा। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि मैं कन्फर्म कर रहा हूँ आपको कि आप मुलजिम हो और उसके अनुसरण में एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ और आपकी मैं सुन दे रहा हूँ और अल्टीमेटली चार्जशीट जो है पेश कर रहा हूँ। ऐसी चार्जशीट जो कि बायस्ड इन्वेस्टिगेशन में बेस्ड है, और ऐसे कई मामले देखे भी गए हैं कि जहाँ पर चार्जशीट क्वेश्चन भी हुई है। पर साथियों, जो एजेंडा की बात है उस पर हम वापस से यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो अनऑथराइज है क्या वो सैंपल ड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता। एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जे एंथोनी बनाम श्रीमती असीफा का, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका SLP नंबर है 911/2019। जजमेंट जो है ये है 20 फरवरी 2024 का, जिसमें एक सैंपल जो है ड्रॉ किया बाय द कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सैंपल ड्रॉ किया गया था कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत। साथियों, कोर्ट ने कहा कि चूंकि सैंपल जिस अथॉरिटी के द्वारा ड्रॉ किया गया है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जब सैंपल किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है जो कॉम्पिटेंट नहीं है, इन दैट सिनेरियो it is totally illegal, and even though it is sent for analysis, even though we are having a report, but the prosecution on such unauthorized and illegal collections cannot be allowed to be continued, और कोर्ट ने यहाँ पर FIR को जो है क्वेश्चन कर दिया। साथियों, जजमेंट का महत्व इसलिए हमारे केस में है कि इसका जो रेशो है बहुत ही क्लियर है कि सैंपल शुड बी बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, सैंपल शुड नॉट बी बाय द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। बट अक्सर हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वही जो है सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है सैंपल्स के तहत जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनकी पहचान तक कर डालता है, जिसको बोलते हैं वॉइस आइडेंटिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि सैंपल ड्रॉ करने में बड़ी जल्दी होती है अथॉरिटीज़ को, जबकि सैंपल ड्रॉ करना एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। आपको ऐसा वातावरण रखना होगा कि जहाँ पर हम कोई भी मैनिपुलेशंस को जो है अज्यूम ना कर पाएँ। अगर सस्पेक्शन भी होगा, मियाँ सस्पेक्शन भी हो गया, तो वहाँ पर घातक परिणाम जो है प्रोसिक्यूशन को ही फेस करने हैं। इवन दिल्ली हाईकोर्ट ने अजय बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के जजमेंट में कहा था कि जो भी एलिस सैंपल है, जो सैंपल ड्रॉ किया जा रहा है और जो क्वेश्चन वॉइस है, अगर उसको मिलाया जा रहा है और रिजल्ट जो है प्रोबेबल है, तो प्रोसिक्यूशन को हम स्टैंड बाय नहीं कर सकते। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, उसको भी जो है आप नोट कीजिएगा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई स्थितियों को जो है स्पेसिफिक करते हुए जो है अपना वर्डिक्ट दिया है। कोर्ट का ये कहना है कि नीरज दत्त बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का जो मामला है ये एक बेसिस फॉर्म करता है फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जब हम बात करेंगे धारा 7 और धारा 13 की, धारा 7 जो है बेसिस करती है डिमांड के ऊपर, और डिमांड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिमांड ऑफ मनी इज डिमांड ऑफ ब्राइब। और नीरज दत्त बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के जजमेंट में इस बात को जो है स्पेसिफिक किया गया है, जो कि 17 मार्च 2023 का। इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 15/12/2022 का। इसके अलावा जब कोई प्रोविज़न नहीं है सीआरपीसी में, जब कोई प्रोविज़न नहीं है एविडेंस एक्ट में, जब कोई प्रोविज़न नहीं है मैनुअल्स में, और मैनुअल नोटिफाइड नहीं है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
जब कोई मैनुअल ही नोटिफाइड नहीं है तो वहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक संसद की या कंसर्न लेजिस्लेचर की मान्यता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ऐसे नियम कायदे कानून का कोई भी लीगल फोर्स नहीं है। पर दुर्भाग्य का विषय कि उसके बावजूद भी इनको एज अ नियम जो है फॉलो किया जा रहा है, जिसकी कोई भी विधिक मान्यता आज दिनांक तक जो है प्राप्त नहीं हुई है। साथियों, एक बात जो है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे अनेकों ही जजमेंट है जहाँ पर ये लिखा गया है कि जो वॉइस सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन करने का एक सोल बेसिस जो है नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने लिखा है द वॉइस एनालिसिस टेस्ट कैन नॉट बी अ सोल बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन, इट इज़ अ नॉन कंक्लूसिव टेस्ट। जजमेंट है डोला बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा, इन विच इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, जजमेंट कब का है 29/8/2018 का। इट इज़ ट्रू दैट द एविडेंस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बाय द वॉइस इज़ नॉट कंक्लूसिव बिकॉज वेरिएशंस जो है पॉसिबल है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है वो गलत तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर ले। कई बार ऐसा भी था कि जो व्यक्ति फैमिलियर नहीं है वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर ले, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक रॉन्ग एविडेंस के बेसिस पे हम किसी इनोसेंट को जो है कन्वर्ट करते हैं। तो इसको फ्री फ्रॉम रिस्क जो है नहीं कहा जा सकता। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है कि वॉइस आइडेंटिफिकेशन जो है ये कम्प्लीटली अनरिलायबल है। एक्यूरेट वॉइस आइडेंटिफिकेशन जो है करना बहुत ही मुश्किल है। तो बेसिकली वॉइस टेस्ट का बेसिस क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या होगा, जिसके लिए कोई भी प्रिंसिपल जो है लेट डाउन नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस व्यू को जो है रिट्रीव किया है जो कि बेस्ड है वॉइस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। और इसके अलावा जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने अनिल कुमार बनाम स्टेट के मामले में स्पष्ट किया है कि द एविडेंस ऑफ वॉइस आइडेंटिफिकेशन इज़ एट बेस्ट सस्पेक्ट इफ नॉट होली अनरिलायबल। एक्यूरेट वॉइस आइडेंटिफिकेशन इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन विजुअल आइडेंटिफिकेशन। तो कुल मिला के बात यह है कि वॉइस को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालिसिस करना, उसके रिजल्ट्स को ऑब्टेन करना, ये तो हो गया इस गेम का पार्ट नंबर 2। बट जो प्राइमरी पार्ट है वो है वॉइस को कलेक्ट करना। आज आप सोचिए कि आज एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जांच कर रहा है सेक्शन 17 PCA के लाइट में, पर कई बार ऐसा भी देखा गया कि सैंपल वो जो है ड्रॉ कर लेता है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है कई बार इंस्पेक्टर होते हैं, जबकि सेक्शन 17C में जो है स्पेसिफिक बार है कि डिवाइस भी होगा, अगर इंस्पेक्टर है तो परमिशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये मोटे मोटे बिंदु है जिस पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। फिर सैंपल ड्रॉ करने के बाद उसकी योग्यता क्या है, उसने क्या ट्रेनिंग ली है, उसने क्या योग्यता हासिल करी है इस बारे में कि ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट में काम में ले रहा हूँ, ये कंटेमिनेट नहीं है, प्रॉपर इसको मैंने प्रिजर्व कर लिया, प्रॉपर अब वॉइस जा रही है, प्रॉपर इसका एनालिसिस होगा। तो जब तक ये चीज़ें अनआंसर्ड हैं तो आप वॉइस सैंपल जो है ना दीजिए। और अगर आप वॉइस सैंपल देने से मना भी करते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिक जजमेंट है ऑनरेबल रायसेन हाई कोर्ट का, ओमकार बनाम स्टेट ऑफ रायसेन का, जिसमें ये स्पष्ट है कि नॉन गिविंग ऑफ वॉइस सैंपल कैन नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ प्रिजम्पशन अगेंस्ट यू। तो जो कुछ भी कानून में है अगर उसकी अवहेलना करेंगे तो वहाँ पर ग्राउंड बनेगा एडवर्स प्रिजम्पशन का, पर कोई चीज़ कानून में नहीं है और हम गलत तरीके से ली जाने वाले वॉइस सैंपल को देने से मना करते हैं तो वहाँ पर कोई भी एडवर्स प्रिजम्पशन नहीं आ सकता है। इसके अलावा एक काम और कीजिएगा कि एक्सपर्ट जो आउटसाइड दी कोर्ट है उनकी भी रिपोर्ट जो है मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि वो लोग जो है CFSL में काम कर चुके होते हैं या वहीं से जो है रिटायर होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनकी रिपोर्ट भी जो है पेश कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि टाइमलाइन के पॉइंट पे, ऑडियोमेट्री के पॉइंट पे, वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट पे, वॉइस मिसमैच हुई है उसके पॉइंट पे, लेंथ को चेंज किया गया, फॉर्मेट को चेंज किया गया, ऐसे पॉइंट पे, पाथ के पॉइंट पर ऐसी ओपिनियन जो है मटेरियल होती है। और ये एविडेंसेस अगर काउंटर में आ रही है, डिफेंस में आ रही है, तो हमें काफ़ी हद तक जो है वहाँ पर राहत मिलने की स्थिति रहती है। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूँ कि जो जजमेंट आज डिस्कस मैंने किया है उसके लाइट में हमने एक बात पे जो है एक मन बना लिया है, एक पॉइंट जो है तैयार कर लिया है कि अगर हम वॉइस सैंपल नहीं भी देते हैं तो हमारे खिलाफ कोई प्रिजम्पशन नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वॉइस सैंपल जो है जो व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है ही मस्ट बी ऑथोराइज बाय लॉ। वो ऑथोराइज पर्सन कौन है। तीसरी बात, साइंटिफिक एविडेंस है तो वॉइस सैंपल कलेक्ट करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा गया या रखा जाएगा वो भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी मैनुअल में CRPC में कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि इंस्पेक्टर या कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वॉइस को ड्रॉ कर सके या वॉइस सैंपल को ले सके। तो जब तक कोई स्थितियाँ क्लियर नहीं है तो उस सिनेरियो में जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसमें ये बहुत क्लियर है कि व्हेन द कंसर्न पर्सन हु टेक्स अ सैंपल इज टोटली अनऑथोराइज और उसका ऑथोराइजेशन जो है फाइल पे नहीं है, इन दैट सिनेरियो द सैंपल कुड नॉट बी सेट टू बी कॉम्पिटेंट और लीगल एज पर लॉ। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए ताकि हमारे केस में हम एफिशिएंटली जो है वर्कआउट कर सकें। तो बात बहुत समझ के, बहुत सुलझ के करनी है, बट टेक्निकल कोर्ट में करनी है ताकि उसका इम्पैक्ट जो है रॉन्ग नहीं हो। और हर एक बात को पूछना है
जितना प्रश्न करेंगे उतना उत्तर आएगा, और जितना उत्तर आएगा फिर से प्रश्न होगा, और अगर वो उत्तर नहीं दे पाएगा हमारे प्रश्नों का तो उसका फ़ायदा डिफेंस को जो है मिल जाएगा। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।